बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्ची लाइव पीटीवी न्यूज लाहौर स्टूडियो से। नाज़रीन, पनामा केस फैसले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो GIT तश्कील दी गई है उसकी तहकीकात का अमल जारी है। 6 रुकनी GIT ने अब तक मुख्तलिफ अदवार किए तहकीकात में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज साहब 4 मरतबा और छोटे साहबजादे हसन नवाज साहब 1 मरतबा GIT के सामने पेश हुए हैं। तमाम जब ये तहकीकात साथ साथ जारी है तो हम देख रहे हैं कि इस हवाले से कुछ सवालात भी उठाए जा रहे हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, चाहे वो GIT के मेंबरान के हवाले से हुसैन नवाज के तहफ़्फ़ुज़ात हो, व्हाट्सएप कॉल के हवाले से बात हो, और हाल ही में हुसैन नवाज साहब की तस्वीर लीक होने का मामला हो सोशल मीडिया पे, जो कि वायरल हुई। अगरचे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला जारी हो गया है, जो GIT के मेंबरान पर इतराज़ात उठाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन वो इस चीज को मद्देनजर रखेंगे कि दौरान तहकीक कंडक्ट कैसा रहता है। बस ऐप के कॉल के मामले पर भी जो 3 रुकनी जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट की, जो अमल दरामद बेंच है पनामा केस का, उन्होंने कहा है कि ये उनके प्रीव्यू में था और उन्होंने इसका फैसला किया है। ताहम जो हुसैन नवाज की तस्वीर की लीकेज का मामला है, उस पर हुकूमती तर्जुमान ने कहा है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है और इंसानी हकूक की भी पामाली है। उस तस्वीर का लीक होना, जो इंसाफ के लिए वहां पर आ रहे हैं जैसे हुसैन नवाज साहब है, उनके हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं। जबकि आज वजारत दाखिला की जानिब से ये क्लैरिफिकेशन भी आई है कि ये जुडिशल एकेडमी है, इस्लामाबाद पुलिस का जो काम है वो इसकी बैरूनी सिक्योरिटी फराम करना है, जो कमरा जो अंदरूनी मामलात हैं वो ऑब्वियसली GIT उसकी जिम्मेदार है। और मीडिया इत्तलात के मुताबिक GIT ने भी इस जो तस्वीर वायरल हुई है इसका नोटिस लिया है। एक तो इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो इस तरह की जो GIT के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम भी धर रही हैं कि ये सियासी मकासद के तौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑब्वियसली इस हवाले से बात करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लाहौर में मौजूद थे। लाहौर में उन्होंने ईवान वज़ीर आला में एक अहम इजलास चेयर किया और इजलास से उन्होंने खिताब भी किया। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा दौरान खिताब के उनका हम एज आई कोर्ट है, हमारा कल भी हिसाब लिया गया था, आज भी एहतिसाब का हमें सामने है, लेकिन हम परेशान नहीं। तमाशा लगाने वालों ने तमाशा लगाया, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। व्यूअर्स, ये जो पनामा केस तहकीकात GIT के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, इसको कितना गैर मुतनाज़ा होना चाहिए ताकि जो इसके नताइज सामने है, जो ये फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट को दें, उसकी कबूलियत जो है वो तमाम फरीकैन के लिए हो। निहाल हाशमी साहब का मामला भी आपके सामने है। आज उन्हें 16 जून तक मोहलत दी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिन्होंने सख्त तकरीर की थी अपना जवाब जमा कराने के हवाले से। इन तमाम मामलात का आज की नशिस्त में हम अहाता करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। तो हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत मुस्तफी नवाज के मरकजी रहनुमा, उनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, सूबाई वजीर हैं, हुकूमत पंजाब की एक तरह से तर्जुमानी करते हैं, ज़हीन कादरी साहब। बहुत शुक्रिया ज़हीन भाई कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत उमर चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन है, नजरियाती कारकुन है और एक तवील वाबस्तगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अक्सर जब हम इस्लामाबाद से प्रोग्राम करते हैं तो इनको लाहौर स्टूडियो में बिठाते हैं। आज हम बिल्कुल आमने सामने होकर गुफ्तगू करेंगे। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और हमारी तीसरी मेहमान शख्सियत मुमताज सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सलमान गनी साहब दुनिया ग्रुप से वाबस्ता हैं, दुनिया अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, थिंक टैंक प्रोग्राम में थिंकिंग करते रहते हैं। इनसे जानेंगे कि ये मुल्क की सियासत को किन इश्यूज के गिर्द घूमते हुए देख रहे हैं। सलमान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं ज़हीन साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। मुझे तो इस हवाले से बताइएगा कि ऑब्वियसली हुसैन नवाज की तस्वीर का जो इशू है वो बहुत वायरल हुआ है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और ये जिम्मेदारी का तयन जरूर होना चाहिए कि ये किसने ये सब कुछ किया है। और हमें ये भी पता चला कि GIT ने शायद इसका नोटिस भी लिया है और जो वाजिद ज़ियाद साहब हैं वो खुद तहकीकात करेंगे, जो सरबराह है। आपकी जो क्रिटिक्स हैं, चाहे वो आपके बराबर में बैठे उमर चीमा साहब की जमात हो या पीपल्स पार्टी की एतजाज एहसन साहब, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये खुद आप लोगों ने लीक की है सियासी मकासद के लिए। थैंक यू वेरी मच सब। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक इस पर्टिकुलर वाक़े की बात आप कर रहे हैं, तो किसी भी ज़िंदशऊर आदमी को जो ज़रा IQ लेवल रखता है उसके बात नजर आ रही है कि वो CCTV कैमरा से ली गई एक तस्वीर है, और यकीनन उसका मकसद जो है वो ये है कि एक मलाइन किया जाए, एक तकलीफ दे अमल से गुजारा जाए सारी मामले में हुसैन नवाज को। हमारे लिए ये चीज़ कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जो रिजर्वेशन हम पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश कर चुके हैं
JIT के उन अरकान पर जिनकी वाबस्तगी के बारे में बहुत से सवाल उठाए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद टू एन एक्सटेंट कि उन्होंने उसको नोट कर लिया है और उसको मुस्तरद सिर्फ इस हद तक किया कि हम इसको तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन कल अगर उनका एटीट्यूड उन कॉन्स्टिट्यूशनल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैराए जो लॉकडाउन किए थे सुप्रीम कोर्ट में जो TORs, उन TORs से अगर वो बाईपास करके उनसे ज्यादा बाहर निकलेंगे तो फिर हम इनके शवाहिद के साथ सुप्रीम कोर्ट को यह जरूर पेश करेंगे कि आपको हमने ये रिजर्वेशन दी थी, ये आपके TORs हैं, यहाँ इन्होंने एक्सीड किया है। ये हमारी रिजर्वेशन पहले दिन से। लेकिन बहरहाल हम ये समझते हैं कि हमें बहरहाल पेश होना है, क्योंकि हम नीट और क्लीन है इंशाल्लाह। हम तमाम वो कागज, तमाम वो रिक्वायरमेंट, तमाम वो सवालात पूरे करेंगे जो हमसे करेंगे, नो टू व्यूज अबाउट इट। और उसके बाद भी जाते रहे हैं, ना कभी इनकार किया है, ना कभी रिएक्ट किया है इस तरह हुसैन नवाज साहब ने। और हर वो डॉक्यूमेंट जो वहां से मांगा जा रहा है, आपने देखा कि फाइलों के दस्ते जा रहे हैं अंदर, इसीलिए जा रहे हैं गालिबन। लेकिन आप भी चाहते हैं कि जिम्मेदारों का नहीं, जिम्मेदारों का तयन हो चुका। वेरी सॉरी। देखिए, अब वो एकेडमी जो है वो किसके पास है? वो एक जुडिशियल एकेडमी है और JIT को इसीलिए दी गई है कि उसके तमाम तर जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको JIT सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इस्तेमाल करे। पुलिस ऑब्वियसली उसको एक डिफेंड करती है, बट आउटसाइड द डोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एकेडमी। जहां तक उस पर्टिकुलर तस्वीर का ताल्लुक है, हर शख्स को नजर आ रहा है कि वो किसी कैमरे से नहीं बल्कि छत से जो CCTV कैमरा लगा हुआ है उससे वो खींची गई है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? सिंपल ऑब्जेक्टिव है जी, बस अपनी रूह को तस्कीन देना कि हम बड़ी खिंचाई कर रहे हैं, हम तकलीफ अमल से गुजार रहे हैं, मिलाइन करना, कोशिश करना कि जिस तरह बहुत कोई जिस तरह हमने बड़ी खिंचाई कर रहे हैं और बड़ा हम कोई तो आपके लिए तो बैन सतूर एक फायदा सिंपैथी गेन हो रही है आपके लिए। देखिए, सिंपैथी तो उस दिन ही आ गई मेरे भाई जिस दिन उस बच्चे को जो पिछले 20 साल से एक्सपेट्रिएट है और बाहर काम कर रहा है, इसमें बुलाया गया और 2.5 घंटे 3 घंटे इंतजार कराने के बाद उसको 6 घंटे के लिए उससे गुफ्तगू की गई, यानी कि 11 बजे का टाइम दिया जाता है, मेंबरान आते हैं खुद 1 बजे। अब ये तो कोई तरीकाकार नहीं है ना। यही किसी को आप जो है वो साइकोलॉजिकली आप प्रेशराइज कर रहे हैं। और मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि अगर इस प्रेशराइजेशन के अमल से गुजरते हुए हम रिएक्ट करते हैं तो फिर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। वो मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, रिएक्ट से क्या मुराद है? एक हाशमी साहब ने भी किया जिनको वजू का नोटिस इश्यू हुआ है, मेरा ख्याल में सबको भी लेकर आता हूँ ऑफ द हुक बात थी और उसका ठीक है। लेकिन मैं पूछूंगा कि रिएक्ट से क्या मुराद है आपका? मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जब तस्वीर आई तो अली जैदी साहब, वो भी आपकी तरफ बड़े पुराने PTI के रुकन है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने उस पर लिखा और उसके बाद फिर एक सोशल मीडिया में पूरी तहरीक सी चल उठी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर जाहिर सी बात है कि जो इनका आपके बराबर में बैठे ज़हीम कादरी साहब है, वो ये इतराज लगाते हैं, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं कहा कबल इस वक्त है, लेकिन इतराज उनका आता है कि एक JIT के मेंबर की जो फैमिली है, जो वाइफ है, वो अलाइंड है PTI के साथ। मैं जानना चाहूंगा कि जब ये जैदी साहब ने इस तरह का करते हैं तो इससे क्या इंप्रेशन क्रिएट होता है, और आप एग्री करते हैं उनको सही उन्होंने किया, उन्होंने तस्वीर लगा? शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अली जैदी साहब एक PTI के बड़े पुराने और सरकर्दा एक रुकन है, कराची के सदर भी रहे, क्योंकि आप तो नए नए लोग आ रहे हैं ना। मैं आपको कोई वजह बताता हूँ ना, ये इतना अली जैदी से मंसूब जो की जा रही है और इतनी प्रोमिनेंस जो अली जैदी पे आ रहा फोकस आ रहा है, एक्चुअली उससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक सेकंड ट्वीट है और एक बागी TV उसके ऊपर जो है, आप अगर टाइमिंग्स भी देखें उस पर पहले रिलीज की गई। अब गुजारिश जो असल सारा ये जो पिछले 24 घंटे से ये जो सारा ववेला हो रहा है इस तस्वीर के हवाले से, उस पर अगर आपने एनालाइज करना है, देखें योर ओपिनियन नहीं, मेरी गुजारिश ये कि सारा जो ड्रामा किया जा रहा है, ये नौटंकी जो है, इसके पीछे वही लोग अनासर पीछे, इसके मुहर्रकात के पीछे हैं जो आज से चंद दिन पहले तक जो है JIT के लोगों पे एतराजात भी कर रहे थे और उसके बाद जो पहले कहते थे कि जनाब अदलिया का बड़ा एहतराम कर रहे हैं, जो अदलिया करेगी हम कबूल करेंगे। आप देखें JIT किसने सिलेक्ट किया? JIT सिलेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया और बड़ी छानबीन के बाद की है। उन्होंने कहा एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब जो अदलिया करेगी फैसला में कबूल है, दूसरी तरफ फिर ये तरीका अपनाना कि जनाब पहले एतराज किया उन मेंबरान के ऊपर, वो है सुप्रीम कोर्ट ने जो किया जवाब आपके सामने है। इतना आप लोग की पार्टी कोई भी काम पे एतराज करते हैं, जब कोई भी वाकया होता है उसके पीछे डेफिनेटली कोई मकसद होता है, उसके पीछे कुछ अनासर होते हैं।
یہ سارا جیسا بھی آپ نے بات کی، اس سارے کہانی کے اندر صرف ایک ہی صرف مقصد اگر کوئی نظر آتا ہے، وہ کیا؟ یہ کسی نے صرف اپنی سمپتی گین کرنے کی نہیں کیا نا. پہلے دیکھیں، پہلے انہوں نے قاضی صاحب کی جماعت خود ہی لیک کر دی. دیکھیے مجھے ایک بات بتائیں، حکومت میں کون بیٹھا ہے؟ یہ لوگ بیٹھے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ان کی. وزارت داخلہ نے کلیئرلی کہا ہے میرے ہمارا پرویو اگر آپ نہیں ہے. پروٹوکال کو دیکھیں تو پاکستان کا ہر سرکاری ادارہ، پرائم منسٹر رہے وہ اس وقت آرم فورسز کا بھی سپریم کمانڈر ہے، جوڈیشل اکیڈمی آتی ہے. مجھے ہر قسم کا ادارہ جو ہے وہ ان کے انڈر آتا ہے. اس کی جوڈیشل تو ہمارا پلر ہے نا، وہ تو انڈر نہیں آتے نا پرائم منسٹر کے ساتھ. بھائی بات سنیں، پرائم منسٹر اس بحث میں تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹوٹلی ایک یوزلیس قسم کی بحث ہے. یہ تصویر آئی کیوں آئی؟ آج اگر بحث اگر یوزلیس ہے تو کیا ضرورت صاحب اس سے کہیں بڑا جو اہم واقعہ آج تو رونما ہوا ہے JIT کے حوالے سے کہ پوری جتنی سپریم کورٹ کی سماعت تھی اس کے اندر صرف ایک قطری کی پرچی جو ہے سپریم کورٹ پرائم منسٹر جو ہے پیش کر سکے، میں نے پوچھا جس کو سپریم کورٹ کے ججز نے ریجیکٹ کر دیا. اور آج جو وہ جس شخص نے وہ لیٹر ایشو کیا تھا اس نے بھی JIT کے سامنے پیش ہونے سے لیٹر بھجوایا ہے. اس کے مندرجات کے سامان صاحب کو ایک گواہ لکھ کے دے دیتا اور دوبارہ اگر پیش نہیں ہوتا عدالت کے سامنے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک ہی ثبوت لے کے آئے تھے اور ایک ہی گواہ تھا، وہ بھی بھاگ گیا. وہ میں جو جہاں تک یہ تصویر والا معاملہ ہے، میں آپ بھی چاہتے ہیں ذمہ داروں کا یہ طرف اور وقت کا ضیاع ہے. یہ پاکستان کے میڈیا کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اور بڑے اہم ایشوز ہیں. اگر پرائم منسٹر کا بیٹا خدا نہ خواستہ، آپ کو تصویر کو ایسے تصدیق کا میں سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ وہ الٹا لٹکا ہوا اور اس کو کوئی وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ستر پھیرا جا رہا تھا یا رولا پھیرا جا رہا تھا، ایسی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی تھی جو ہر عام پاکستانی کے ساتھ ہر دوسرے دن تھانے کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہوتا ہے، اخباروں میں ان کی تصویریں بھی چھپتی ہیں، تھانوں میں جو ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے. دیکھیں غلط ہوتا ہے. میں آپ کہنا غلط ہے. یہ تصویر کوئی ایسی تصویر نہیں ہے. انوار صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ انتظار کر رہا ہے، اپنی باری کا انویسٹیگیشن کا انتظار کر رہا ہے، اگر اس کی تصویر آ گئی ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. سیاسی تاریخ میں تصاویر کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت رہی ہے. اچھا، آپ جس تصویر کو ڈسکس کر رہے ہیں میں اس پہ اپنی رائے بعد میں دوں گا، لیکن انوار صاحب پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے مستقبل کے حوالے سے یہ چیزیں اچھی نہیں کہ معاملات بچوں تک آ گئے، خواتین تک آ گئے. بنیادی ذمہ داری پاکستان کے پولیٹیشنز کی تھی کہ وہ پاکستان کے اندر احتساب کا ایک مؤثر عمل شروع کرتے، ایک ایسا ادارہ بناتے جو سیاستدانوں کا حساب کرتا ہے. اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں اس طرح کے ادارے موجود ہیں، کانگریس میں موجود ہیں، ان کے جتنے الیکٹڈ ادارے ہیں، کمیٹیز ہوتی ہیں، کمیشنز ہوتے ہیں کہ جب الزامات لگائے جاتے ہیں تو الزامات کو اس کی تحقیقات سے وہ کمیشن اور وہ کمیٹیز کرتی ہیں. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے، آپ دیکھیں کہ دو بڑی پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں احتساب کمیشن کی بات کی تھی اور 5 سال تک پیپلز پارٹی پر اقتدار رہی، انہوں نے نہیں بنایا. 4 سال تک ظہیم قادری صاحب کی جماعت رہی، انہوں نے بھی کوئی پیش رفت نہیں کی. اور سب سے بڑی بات جو تحریک انصاف کے پاکستان کے اندر مؤثر احتساب کی دعوے دار تھی، انہوں نے احتساب کمشنر بنایا پختونخوا کے اندر، تو احتساب کمشنر دوڑ گیا کہ میرے پہ حکومت کا دباؤ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس حوالے سے سنجیدہ نہیں رہی. دوسری بات اس تصویر کی ہے، دیکھیں میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں. پہلی بات یہ ہے تصویر سامنے سے نہیں بنائی گئی، اوپر سے بنائی گئی اور ابھی درست نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ CC کیمرے کی تصویر ہے. اور بات یہ کہ یہ تصویر بنائی کس نے، لگائی کس نے، وہ موٹیوز تو علیحدہ ہیں. اب تصویر کا چونکہ امپیکٹ لگانے والے اور بنانے والے کے اگینسٹ جا رہا ہے، اس لیے یہ بڑا ایشو بنا ہے. بات یہ کہ حسین نواز صاحب اگر وہاں پر پیش ہوئے ہیں یا حسن نواز پیش ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. انوار صاحب یہ لائن سے ڈرا ہونے کے لیے جا رہی ہیں کہ اب لوگوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اگر پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے بیٹے جواب دہ ہو رہے ہیں، پھر تمام پولیٹیشین اس ملک کے اندر کرپشن کی تاریخ بڑی دردناک ہے. کہ میں NRO کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ NRO کے اندر کس نے بیٹھ کے معاملہ طے کیے تھے. اور ہماری عدلیہ کی تاریخ میں کوئی اتنی روشن نہیں ہے. یہ تو سیاسی کارکن ہے، یہ تو ڈرتے ہوئے JIT کو پڑھیں گے. بھائی کورٹ کی تاریخ کیا ہے؟ اس ملک کی کورٹ نے ایک ڈکٹیٹر کو سارا کچھ دے دیا جو اس نے مانگا بھی نہیں تھا. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ JIT اس وقت تک متنازع ہو چکی ہے، کچھ ایشوز کے متنازع ہو چکی ہے. دیکھیں یہ سارے معاملات جو آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی عدالت عظمیٰ اسے انصاف فراہم کرنا ہے، وہ جواب دہ ہوگی. اور عدالت عظمیٰ وہ ہے جس کے لیے ان کی پارٹی نے بھی اور ان کی پارٹی نے بھی لانگ مارچ کیے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک آزاد، خود مختار
और बावकार अदलिया होगी जो लोगों को इंसाफ फराहम करेगी। बुनियादी तौर पर यह काम पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का था, पार्लियामेंट का था, जो आज अदलिया को करना पड़ा। ये वैसे बड़ा आपकी जो तस्वीर वाली गुत्थी थी वो सुलझ गई। यानी कादरी साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि वो जो कैमरे लगे हैं वो किसके लगे हुए हैं, किसके लगे? जो आप बताने का मकसद क्या है? मकसद हुकूमत का मकसद है किसी तरीके से जो है इसको मुतनाज़ा बनाना, JIT को मुतनाज़ा बनाना, यही का मकसद है। कभी निहाल आजमी धमकियां देता है, कभी ये उसको कभी दरखास्तें देता है, कभी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नवाज साहब। निहाल हाशमी साहब के उन्होंने जी कहा, देखिए निहाल हाशमी, एक तो इन्होंने पहले कचरी का खत जिक्र किया, उनका मुझे तो दुख होता है कि इस मुल्क का अजीब रुझान है कि अजमी और अरबी के खत को कम से कम बराबर तो ट्रीट कर दे। एक खत इनके पास भी आया हुआ है, राशिद मकतूब राशिद तो नहीं, वो राशिद, लेकिन उसका वो पेश हुआ है हमद बिन जासिम साहब ने चेक किया, मैं नहीं अवेलेबल की बात है ना सर, तो किसी को नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। हाशमी के उन्होंने खत लिखा, आएंगे इसका मतलब उन्होंने खत लिखा है, वो खत JIT ने खोल लिया होगा और वो बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने क्या लिखा है। सारा मीडिया बता रहा है कि उसने ये जवाब दिया है कि मैं अपना मौका पहले ही फिर इस बात को दोबारा मुझे उमर में लेटर भी लिखा, एक मिनट लेटर लिखकर ये ट्वीट किया होगा। ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया ये लिख रहा है कि वो नहीं आ रहे, उन्होंने यही खत लिखा है, तो फिर मुझे बता दीजिए कि ये फिर JIT पे क्या नुक्ता चीनी में ना करूं कि उनको कोई बंदा खत लिखता है और वो लीक कर देते मीडिया को सुप्रीम कोर्ट को बताने से पहले। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है, लीकेजेस जो है इसका मतलब है कि वो आदमी जो धर्रों में जाता था इनके, वो इनको बता देता है रात को फोन करके ये लिखा उसने तकरीर खत में, कुछ तो जवाब देने का मौका जवाब नहीं, मुझे बात खत्म कर रहे थे। आपकी बात देखें, आपकी बारी आएगी, मैं आपकी बारी में नहीं बोल रहा हूँ। अर्ज ये है कि देखें, असूल होते हैं कुछ चीज के, कुछ चीज होते हैं। हम जिस बात पर कन्फ्रंट कर रहे हैं JIT को, हमने वहां बाइकआउट तो नहीं किया, हम पेश हो रहे हैं, हम हर वो चीज रिक्वायर्ड होती है वो वहां देते हैं। लेकिन इन्होंने ये फरमा दिया, अब मैं एक बात करने लगा हूं, अल्लाह ना करे कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आए। इन्होंने कहा कि पूरी तहकीक करके सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को बुलाया और उनके नाम दिए। मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि बहुत ऑनरेबल इदारा है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए उसके बारे में। उनको जरूर उन्होंने पूछगिछ की होगी, इदारों से इतलात ली होंगी कि ये अच्छे लोग हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई निजाम मौजूद नहीं है कि जिससे वो ये मेक श्योर कर लें कि कौन कितना ऑनरेबल। ये जो JIT तो उन्हीं की, जी बिल्कुल उन्हीं की चुनी तो ये इसी तरह इसीलिए ना, तो अगर ये फरमाएंगे खड़ी है और हम सुप्रीम कोर्ट के इस रिजॉल्व को फिर आंखों पर रखते हैं कि जो भी फैसला उन्होंने किया वो हर सूरत दुरुस्त है। लेकिन अगर वो JIT सुप्रीम कोर्ट के ही पैराए से और कॉन्स्टिट्यूशनल और जो TORs है उनके एम्बेट से बाहर जाती है, तो फिर हमारा एज राइट है ना, एज ए फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट जाएगी ना। हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट को कहें कि जी हम वहां गए थे और हमें ये कहा गया तारिक शफी साहब को कि आप अपना एफिडेविट वापस ले लें। ये आप लोगों ने कहा था ये पहले तो क्या हमारा ये नहीं है कि हम जाके उनको बताएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट की कॉम्प्लिकेशन है ना सर। अब ये 7 जून को दोबारा पेश होगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या मेरी आज तारिक शफी साहब से मुलाकात, अच्छा उनकी हुई है मुलाकात, हुआ इस सलमान गनी साहब की जी, कि जब तारिक शफी, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ 25-30 साल से, कि जब उन्होंने मुझे ये कहा बताइएगा कि मुझे कहा गया कि शायद प्राइम मिनिस्टर तो बच जाए, तुम नहीं बचोगे, तुम्हें 16 साल के लिए अंदर करेंगे, ये तर्ज अमल अच्छा नहीं है। और मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि बाद एक तहकीकात के कुछ और मैं वापस होते हैं, कसम खा के कहता हूँ कि इनके साथ से जो सलूक किया गया, 5 वक्त का तहज्जुद नमाजी और गुजार हर महीने उम्रा करने वाला आदमी है, झूठ नहीं बोलेगा वो। मुझसे उन्होंने जो कुछ कहा कि जी कि तुम्हें 16 साल के लिए अंदर करेंगे तो तुम्हें लग पता जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर का तो कुछ बनना ही, ये तर्ज अमल मेरे ख्याल में लम्हा फिक्री है। एक सवाल है एज ए जर्नलिस्ट, ये सुनवाई फिर सुप्रीम कोर्ट में किया गया? इंशाल्लाह रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसे रिपोर्ट कर रहा हूँ। बाद उन्होंने नोट किया इस बात को, सुप्रीम कोर्ट अगर JIT के पीछे खड़ी है तो फिर सारे मामला देखने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान के अंदर इज्जतों तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज उनके पीछे खड़ी हुई हैं और आज की सुप्रीम कोर्ट के पीछे इनकी जदोजहद शामिल है। ये जो सवालात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं आपके साथ बैठे हुए दरबत जर्नलिस्ट, आप इनको जानते हैं कि तारिक शफी साहब से मुलाकात हुई, इस तरह की जो क्वेश्चनिंग है आप कहते हैं ये तो थानों में होता है, ये अगर इस तरह का इंटिमिडेशन नहीं होनी चाहिए, आप इससे एग्री करेंगे? चाहे आपके सियासी मुखालिफ भी क्यों ना हो या
आपके सियासी हरीफ भी क्यों ना हो। मैंने आपको पहले भी कई दफा आपके प्रोग्राम में गुजारिश की, और ये ज़हीन साहब भी जानते हैं, सलमान गनी साहब भी जानते हैं कि हमारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कोई जाती झगड़ा नहीं है। तो आप भी चाहेंगे हमने हमेशा एक जो है यहाँ पे एक एहतसाब की बात की है, एक क्रॉस रिपोर्ट अकाउंटेबिलिटी की बात की है। अगर आपको याद हो, जब ये JIT बनी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी जिसने सबसे पहले इसके ऊपर पॉइंट आउट किया कि ये पब्लिक नेशनल इंटरेस्ट का ये केस है, लिहाजा इसको जो है इसकी सुनवाई जो है पब्लिकली होनी चाहिए, मीडिया के सामने होना चाहिए, ओपन होनी चाहिए, अवाम को पता चलना चाहिए। आज तो ये जिस किस्म की देखें, ये सारे वो अब जैसा निहाल आदमी हो गए, बाकी जिनके मियां साहब के अपने हवारी बाहर आके जो मर्जी कहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपसे पहले कहा, इस वक्त जो नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि किसी तरीके से JIT को जो है ये मुतनाजा बना दें। लेकिन आप ये एग्री करेंगे JIT बहुत इंडिपेंडेंट है। मैं गुजारिश करूंगा, मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारान है उनको जो इस सारे मामले की नौयत को समझते हुए, अहमियत को समझते हुए इसकी इजाजत देनी चाहिए कि इसको बिल्कुल जिस तरह पूरी समाज जो है मीडिया के सामने होती रही है। लेकिन क्योंकि 13 सवाल हैं, कोई ऐसी आपका तो ओपन हो, ओपन हो जो आप फ्री लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना ना, साहब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना ना, आप लोग फ्री लेकर मैंने तो आपसे कहा कि हमारे अपने ये तहफुज़ात है, ये पब्लिक इसका मतलब है आप तीनों चाहते हैं, मेरे अवाम के सामने ब्रेक पे जाने से केवल आप तीनों चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो हो, वो शफाफियत जो है बतर्ज अतम हो। ऑफ कोर्स नहीं, और अगर इफ एट ऑल ये शफाफियत JIT जो है वो मलूज़ खातर नहीं रखती और मेंटेन नहीं भी करती, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो जिस तरह वो कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए ट्रायल कोर्ट, वो तो कानून को देखते हैं। अब ट्रायल कोर्ट एक तश्कील दिया है इस काम के लिए, ये ट्रायल ही हो रहा है। इस ट्रायल को एज इट इज जो भी JIT कहेगी, सुप्रीम कोर्ट पर वो बाइंडिंग नहीं है कि वो उसकी बात मान ले, वो उस ट्रायल को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, पूरी होगी, एक जुमले पे बहस करेंगे। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान की, सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी है, उसकी एक साख है, सुप्रीम कोर्ट जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ मुहैया करता है। ये आप लोगों ने सही कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी जो है पूरी बैकिंग हासिल है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो वो मैटर करती है। लेकिन जो तीनों पैनलिस्ट हैं और तीनों मुख्तलिफ आरा रखते हैं, उनकी ये राय है कि ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को जो है वो इंश्योर करना भी जरूरी है। जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं कि जस्टिस जो है ना, इट शुड बी सीन टू बी डन, नजर आता हुआ है कि जी इंसाफ हो रहा है। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और ये भी जानेंगे कि हमारी सियासत जो है वो अब एहतसाब और इसके गिर्द घूम रही है। जो दीगर इश्यूज हैं उस हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज का क्या इस वक्त स्टैंड है। गवर्नमेंट, आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लाहौर में मौजूद थे, ज़हीन कादरी साहब से सुनेंगे कि उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने लोड शेडिंग के खात्मे के हवाले से बात की, जो उनके जो साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट है उस हवाले से बात की, इनकी कारकर्दगी भी इनसे जानेंगे और तहरीक इंसाफ के रहनुमा से भी पूछेंगे कि आने वाले दिनों में वो सियासत को क्या रुख इख्तियार करते हुए देखते हैं। सब कुछ एक वक्फे के बाद, टेक अ ब्रेक। के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात, आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। अमन के रास्ते, तरक्की की राह पर गामसन बलोचिस्तान की तरक्की बिलाशुबा पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी की क़यादत में मखलूत सूबाई हुकूमत ने कलील अरसे में सूबे को तरक्की की राह पर गामसन कर दिया है। इसका इतराफ आजाद जराए भी करते हैं। इन शोबाजात में हुकूमत बलोचिस्तान की कारकर्दगी सबसे बेहतरीन है। कानून की अमलदारी 62.2%, महसूलात की वसूली 71%, बेरोजगारी में कमी के लिए किए जाने वाले इक़दाम 64.4%, तालीम की बेहतरी 69.1%, खवातीन की बराबरी की बुनियाद पर तरक्की 59.1%, बदउनवानी का खात्मा 73.8%, सेहत की सहूलियात 65.6%। अवाम की मदद से किए जाने वाले इन फलाही इक़दाम की वजह से अब दहशतगर्द नहीं बल्कि सरमायाकार बलोचिस्तान आ रहे हैं। नौजवानों के हाथ में बंदूक नहीं कलम है। आए हम सब मिलकर अहद करें कि अब हम शिकवे शिकायत के बजाय मेहनत करेंगे और सब मिलकर अपने सूबे की तरक्की में किरदार अदा करेंगे, क्योंकि हम हैं बलोचिस्तान और हमसे है पाकिस्तान। निज़ामत आला ताल्लुकात आम्मा, हुकूमत बलोचिस्तान।
मुल्क के नामवर सहाफियों और कॉलम निगारों की बेहतरीन टीम, जिनका काम खबर को सही जाविये से परखना और बेहतरीन अंदाज में क़ारीन को आगाह रखना है, ताकि क़ारीन करे हर नई सुबह का आगाज पाकिस्तान के बेहतरीन उर्दू अखबार रोज़नामा नई बात के साथ आज की अपने अखबार फरोश से तलब करें। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। लाहौर स्टूडियो से हम लाइव कर रहे हैं। लाहौर, जिसको पाकिस्तान का पॉलिटिकल नर्व सेंटर भी कहा जाता है। आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी लाहौर में मौजूद थे। इससे पहले कि मैं ज़हीन कादरी साहब से पूछूं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब भी किया है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक के दौरान। मुख्तसर सी ब्रेक थी लेकिन बड़ी अच्छी बात की सलमान गनी साहब ने। वो कहते हैं ना, तस्वीर जो है ना वो कुछ कहती नहीं है, बट इट सेज 1000 वर्ड्स। बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में तस्वीर की भी एक तारीख है। क्या आपको याद है कि जनरल मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बुलाया था? एग्जैक्टली। और उन्हें एक धमकी देते हुए कहा कि आपका केस मैं जुडिशल कमीशन के पास भेज रहा हूँ, और चीफ जस्टिस साहब ऐसे बैठे थे और वो हमारे कमांडो प्रेसिडेंट समझे कि ये डर गया और उन्होंने तस्वीर जारी कर दी। और उस तस्वीर का क्या इम्पैक्ट हुआ, फिर उस चीफ जस्टिस को उन्हीं के दौर के अंदर उन्हीं जनरल मुशर्रफ साहब ने पिटवाया थानेदार के जरिए, और जनरल मुशर्रफ साहब के जाने का बायस मेरा ख्याल में वो तस्वीर बनी। ये तस्वीर भी जब जारी की गई है, इसका मकसद कोई और था लेकिन उल्ट पड़ गया। ज़हीन कादरी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर में थे और उन्होंने तकरीर की, उनके बयान भी हमने इब्तिदाई में बताया। उन्होंने कहा हमारा पहले भी एहतसाब हुआ है, हम आज भी एहतसाब के लिए तैयार हैं, हम परेशान नहीं। साजिशों की भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बात की है। तो सर मैं ये कहता कि कब हम साजिशों का मुकाबला करके बाहर निकल सकेंगे? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जो काम आप देख लें, 60 साल की तारीख उठा लें, जितना काम PMLN की गवर्नमेंट ने 97 से 99 तक किया, आप याद कीजिए, मोटरवेज बन रहे हैं, गवादर बन रहा है, ऑप्टिक फाइबर आ रही है, अगाजी भरोसा वाहिद जो था वो डैम बना हमारे दौर में, उसके बाद 1 मेगावाट प्रोड्यूस। लेकिन मैं लाहौर में मौजूद हूं, लाहौर में लोड शेडिंग है। देखिए जगह है थोड़ी सी, तो ये साल में कैसे खत्म हो जाएगी? है कि देखिए हमारे पास 18 मार्च तक ये एक फिनोमेना मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप 2 सेकंड मुझे समझ करना। पसीना मुझे भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है। अर्ज ये है, वो तो आपके यहाँ पे यहाँ भी लोड शेडिंग होती है। देखिए हमें थोड़ा सा सोचना है। मैं इकोनॉमिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरी दुनिया में जो मुआशरे हैं वहाँ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। आप याद कीजिए कि जब चाइना के सदर ने आना था तो एक डीले हुआ, और उस डीले को हमने किस तरह कवर किया कि वो मंसूबा बिजली का 1300 मेगावाट का जो 44 मंथ में बनना था, हमने 22 महीने में बना लिया, और आज वो 1300 मेगावाट सिस्टम में है। अगर हम उस 1 साल पहले ये बना लेते और 22 महीने में ये बना होता तो आज हमारे बाकी के मंसूबे आ गए होते। इस वक्त तकरीबन 17,000 के मंसूबों पे काम हो रहा है। 10,000 के मंसूबे आप बाय एंड ऑफ दिसंबर हमसे इंशाल्लाह ले लीजिएगा, हम देंगे। बन रहे हैं ना वो, तो सामने उन पे जिन पे 20% काम होना था 60% काम हो गया। तो अब ये इसमें होता क्या है कि लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मंसूबे वो हाइडल मंसूबे हैं जो अगर 1.5 साल पहले शुरू होते तो 7 साल की बजाय 5 साल में मुकम्मल हो जाते। इस तरह बाकी जो हमारे अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स जो हमारे थे, देखिए चाइना जो हमारे साथ करने जा रहा है ना जी, जिन कौमों की जिंदगियों में ये मोड़ आए हैं, वो कौम सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड बनी है। तो आपने मौका जो है नारा लगाया था, एहतिसाब और बिजली, वो दोनों आप पूरा करेंगे। टेररिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप देख लीजिए एजुकेशन, ये और पंजाब का जो बजट आया है उन पैरामीटर से पूरा करते हैं। मैं आज गिला कर रहे हैं कि उनका टाइम कम उनको मिल रहा है। 15% हेल्थ पे और तकरीबन 28% एजुकेशन पे। दैट मेक्स 46% ऑफ द टोटल बजट जो कि पंजाब हुकूमत ने लगाया है। हाँ जी, 1970 अरब रुपए में से उसका 43% सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन पे जा रहा है। सर, खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी आना है। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जाहिर बात है आप लोग सिस्टम का हिस्सा हैं, आप लोगों की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, पार्लियामेंट में मार्शल एक ही सिस्टम का हिस्सा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अब लोग ये भी जानेंगे ना कि ये आप लोगों के इशूज हैं, चाहे इंतखाबात में मुबैना धांधली हो, पनामा लीक्स हो, तमाम इशूज आपने उठाए, उनको आपने जहां तक आप ले जा सकते थे आप लेकर गए। ये जो इशूज हैं जो पब्लिक ने आपको मैंडेट दिया, उनके लिए जैसे सोशल इंडिकेटर्स की बात हुई, बिजली की बात होती, आप लोग खुद भी अपने मंसूबे खैबर पख्तूनख्वा में लगाएंगे, लोगों को फायदा देंगे, डिलीवरी की तरफ लेकर आएंगे सियासत को भी?
بالکल, लेकिन मैं एक बात ज़हीन कादी साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा. ये जितने मर्जी फिगर्स इकोनॉमिस्ट की तरह जो है ना टीवी में बैठ के जो मर्जी एरी फेरी कहानियां सुनाते हैं, बात ये कि ऑन ग्राउंड ये हाल है कि आज भी जो है 16-16 घंटे की 18-18 घंटे की आज लाहौर में 16-18 घंटे की लाहौर पाकिस्तान और मॉडल ड्राइव एंड पाकिस्तान नहीं है. लाहौर की आपने बात की है जहाँ पे इनके मुगल आजम और आप भी तो रहते हैं ना लाहौर में सर. मैं उसी लाहौर की मैं कहानी सुना रहा हूँ. कितने घंटे होती है कितने घंटे लोड शेडिंग पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हो रही है यार. 19,000 मेगावाट आज तक नहीं हुई. मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ. हमारे सियासी मजबूरी जो बढ़ा के फिगर्स बढ़ा के कहानी सुना रहे हैं. अभी कल की रिपोर्टेड फिगर थी कि 350 अरब का डेवलपमेंट बजट आज जून के पहले हफ्ते में 2000 पिछले साल का भी जो है कंज्यूमिंग कर सकी पंजाब गवर्नमेंट अभी तक पड़ा हुआ है. अरब जो है ऑफिशियल 336 अरब रुपया उसमें मेरी बुक्स ले आपको कीमत अभी ले सर. दूसरा जो आपने सवाल किया ना केपीके का, आप तो फिगर्स आप वो ये तो तलावत नहीं करते. कई दोस्त पीछे के तो तलावत करके भी मेरे भाई गुजारिश है जो अनवर साहब आपने बात की केपीके के अंदर. बिल्कुल मैंने कहा परफॉर्मेंस देनी चाहिए ना. ये अगर आप 2013 के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टी देखें, जितनी जो 3 मेन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबका अगर आप एजेंडा आप मैनिफेस्टो उठा के देखें ना तो ये तीनों के मेन मैनिफेस्टो में था टेररिज्म का खात्मा, लोड शेडिंग का खात्मा, बता देना आप और करप्शन का खात्मा. एक मेगा प्रोजेक्ट बताने चाहता हूँ कंसीव किया मेरे भाई मुझे आप एक बात बताएं वहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं. एक सेकंड, अगर आप खबर में लगा रहे हैं ना एक सेकंड हमारे जवाब नहीं देंगे तो फिर फायदा क्या यार. नहीं मुझे अगर आप इनके साथ सारे डॉक्यूमेंट दिए किस तरह बना लो यार. नहीं बन रही मैं क्या करूँ. ये चीज़ साहब ये अच्छा मैं ट्रांसपोर्ट का पिछले 4 साल मुझे बुलाया एक साल में ये लाइव शो है. आप बोले ना, आप बोले जवाब ही नहीं सर. आप वो अगर ओवर पावर आपको कर रहे थे मैं क्या कर सकता हूँ. एक बात बताएंगे, आपने मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया है. आप इनिशिएटिव बताइए. हमारा भी हक बनता है. गवर्नमेंट के लोग देख रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट पूरे लोग देख रहे हैं. मुझे एक बात बताएंगे, मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं. एक बता दें 300 से ज्यादा डिफरेंट हाइडल डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए वहाँ पे. 300 से ज्यादा डिफरेंट जो है छोटे जो है हाइडल के प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन है वहां पे 1 लाख. एक सेकंड, मुझे यहाँ पे पूरे पंजाब के अंदर 10 करोड़ की आबादी है. कादरी साहब ये 6ठी हुकूमत है इनकी. मुझे एक बच्चे का नाम बता दें जो सरकारी स्कूल से निकल के प्राइवेट स्कूल से निकल के सरकारी स्कूल में दाखिल हुआ. पहली दफा हुआ है केपीके की गवर्नमेंट जब आई है कि 1 लाख से ज्यादा बच्चे अनवर साहब 1 लाख के करीब बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में दाखिल हुए हैं. वहाँ की जो खैबर पख्तूनख्वा में ठीक है. आप देखिए वर्ल्ड बैंक का सर्वे आ जाए ये शुरू हो जाता है. मुकम्मल तो वर्ल्ड बैंक बात मुकम्मल कर एक जुमला. वर्ल्ड बैंक का सर्वे आया, उन्होंने कहा कि 93% मस्जिद फैसिलिटीज और जो फॉल आउट थे स्कूल के वो पंजाब ने पूरे किए. इन्होंने भी 70% किए. वेल डन. चलिए कह रहे हैं आप भी याद है 2008 में हमने सस्ती रोटी का एक प्रोजेक्ट पॉइंट बता रहे हैं. लाहौर के अंदर हमने रोटी का प्रोजेक्ट बनाया साहब ने अडॉप्ट करना चाहिए. हमने कहा बिल्कुल करें. बात ये ना पॉजिटिव कोशिश की है वो ये है. अगर आप उनकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम को फाल किया है. 30% अपने बजट का डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दिया है जो पंजाब में और जो फेडरल गवर्नमेंट की बात है या पंजाब गवर्नमेंट की बात है. देखिए इसमें कोई शक नहीं. पाकिस्तान की मैशत के हवाले से इस्लामिक की तो यार लोग मांग रहे हैं. हिंद वाले कहते हैं वन बाय वन वो 40 महीने में अपनी बारी से आप बात कर लें. देखिए जो प्लस पॉइंट इनके हैं कि जी इस्लामिक कॉरिडोर पे पेशरफ्त हुई है, पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं. माजी की हुकूमतों की मुजरमाना गफलत
کہ न्यूक्लियर पाकिस्तान अंधेरों में डूबा रहा, लेकिन इन्होंने कोई पेशरफ नहीं की। मुझे याद पड़ता है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में पूरी कैंपेन लॉन्च हुई कालाबाग के लिए और कहा गया बादशाह डैम का इफ्तिताह कर दिया गया, लेकिन जमीन तक नहीं खरीदी थी, अब जमीन खरीदी है। जब तक आप हाइड्रल पावर की तरफ नहीं आएंगे बनाएंगे उस वक्त तक आपकी अब आपकी बात केसी के पाकिस्तान का हिस्सा है ना। बिल्कुल सर, पिछले 4 साल से हमारा चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर चीफ के कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारी मदद करो, हमारी रास्ते में रोड़े मत अटकाओ। 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल है वहाँ पे हाइड्रो का, सस्ती थी, वो नहीं लगा रहे। और वो जो साहिवाल वाला कोल कोल को छोड़ के हाइडल की तरफ जा रहे हैं। 18वीं तरमीम के तहत 18वीं तरमीम के तहत तो अब सुबह हुकूमतें 50 मेगावाट से ज्यादा का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। छोटे जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया ना 300 से ज्यादा लाइन है उसमें, वो मैंने ये सवाल आप लोगों से इसलिए पूछे कि हमारे वक्त बहस करते हैं GIT पर, हम कहते हैं आप पंजाब में बन रहा है, आप मुकाबला करें। 50,000 मेगावाट का बताएं, आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते कि आखिरी साल है, ये पार्टीज मौसर इत्तेफाक की बात करती रही, सारी बदनामी इन्होंने अपने पेटे डाल ली है, लेकिन इस पर पेशरफ क्यों नहीं करते? चलें वन बाय वन आपसे स्टार्ट करें। खैबर पख्तूनख्वा में हाँ जी, अब पूरा मौका खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के दायरा DG क्यों नहीं लगाया जी? गुजारिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफा हुकूमत में आई और आते ही जो डेफिनेटली डिफरेंट जो रिफॉर्म्स थे, ऑब्वियसली ये वो जमात थी जो वाकई यकीनी तौर पर चाहती थी कि एक इंसाफ का निज़ाम बने। रिफॉर्म्स करके हमने एक सिस्टम लॉन्च किया, उसमें जो फ्लॉज सामने आए जिसकी वजह से वो चेयरमैन साहब जो थे वो भी रिजाइन कर गए, अपने इशूज इख्तियारात का रौला था सारा। अब हमने क्या किया, जो हमने अब जो फाइनली जो अब हमने अमेंडमेंट लेके आए कि लाहौर जो पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको इख्तियार देती है, ताकि जो पहले जो भुकमुका चलता था ना कि अपोजिशन और हुकूमत मिल के जो है एहतसाब का कमिश्नर अपॉइंट करते थे, दोनों के केस जो है वो नैब में चल रहे होते थे, ना वो अपील करते थे, इस तरीके कितना एहतसाब के हवाले साल 1.5 साल हो गए, वो मुझे बताएं 70 साल जो ऐसे गुजर गए, ये जो 2 साल 1.5 साल गुजर जाएगा ये आने वाली नस्लों का इलेक्शन ये आने वाली नस्लों का के लिए ये एक अहम इकदाम है। बेशक इसमें 1.5 साल लग गया हमें, लेकिन अब काम 70 साल का नहीं हुआ ना, आपको लोगों ने वोट दिया था कि आप लोग काम करें, हमने नहीं किया ना, हमने 5 साल पूरे होने से पहले कर दिया। अब दूसरी मौसर एहतसाब आपने दूसरी बड़ी अहम बात की जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की, हमने एहतसाब पहले भी कराया, हमारा एहतसाब अब भी हो रहा है। मुझे ये बताएं इनका एहतसाब हुआ कब है? इनका एहतसाब शरफ के दौर में नहीं हुआ, कब हुआ? वो 10 साल की डील निकाल के देखें जब इनके सारे केसेस ड्रॉप हुए। और दूसरे जो रही सही कसर थी वो 2007 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया पीपल्स पार्टी के, उसके बाद आप देखें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फॉर हेवन से 2008 के बाद आप देखें पार्टी के चुने लोग डॉक्टर खुर्शीद शाह, नवाज शरीफ मुबारकबाद वसूल कर ले आप। पंजाब के जो उनके आप लोग चुन के लोग लेते हैं डॉक्टर पाकिस्तान के शहरी सफर ऐसा एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। इस तरह के सियासी कार्यक्रमों को जरूर पेश करना चाहिए। तहरीक इंसाफ जो है ये वो उस कन्वेंशन में मौजूद थे जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ, जिसमें प्रोग्राम के दिन को बुलाया था। आज वो लोग जिनके रद्देमल में लोग मीनार पाकिस्तान से इमरान खान का जलसा सुनने आए थे, आज जब वो इमरान खान के दाएं और बाएं खड़े नजर आते हैं, चीमा साहब गवाही देंगे कि 200 भी कहता था कि इमरान खान से होने वाली मायूसी ज्यादा होगी और वो मायूसी हुई है। बात है कि आज एक सिस्टम का हिस्सा है, उसी सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम को ये टारगेट करते नजर आ रहे थे, और आज वो तब्दीली की बात नहीं कर रहे। ज़हीम कादरी साहब एहतसाब की उन्होंने कहा आप लोगों ने क्या मीनिंगफुल काम किया है, उन्होंने बताया लेजिस्लेशन कर ली है, पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आप नॉमिनेट करेंगे, इसमें यकीनी लफ्ज़ था। लेकिन जब आप मरकजी हुकूमत होते हैं और 2 सूबों में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत होती है तो आपको बहरहाल सब काम असेंबली के जरिए करना है। ये बिल असेंबली में पेंडिंग है पिछले 3 बरस। पॉलिटिकल बिल है, पॉलिटिकल बिल 100% है, फिर क्यों फिर स्टॉल्ड है, क्यों तात्तुल का शिकार है? अर्ज यह है कि एक पार्टी की हुकूमत है सिंध में, जो उनका रुझान और उनकी जो रेपुटेशन थी, जिस तरह उन्होंने अपने आप को तबाह किया मैं तो कहूँगा, और जिस करप्ट और डिसऑनेस्ट तरीके के साथ उन्होंने इस मुल्क में डकैती की, वो अनप्रेसिडेंटेड है 70 बरस में। अब वो पॉलिटिकल पार्टी भी वहां पे बैठी हुई है ईमान में एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बड़ी गुफ्तगू फरमाते हैं खुर्शीद शाह साहब
میں تو خیر بزرگ ہیں کچھ کہنا نہیں چاہتا, دل تو کر رہا کہ کچھ جوابات ان کو دے دوں, بڑے 2-3 دن سے سن رہا ہوں ان کو. وہاں بیٹھے ہوئے وہ ہر اس ایران میں روڑا اٹکاتے ہیں جہاں وہ اسٹرانگ اقتصاد کا بل بننے جا رہا ہوتا ہے. اعتزاز احسن صاحب اور وہ آپ الزام کرتے ہیں حضور اس کمیٹی میں ہر پارٹی کی برابر کی نمائندگی ہے, اور اگر وہاں پر 2 یا 3 پولیٹیکل پارٹیز مل کر اس کو جو ہے وہ بلڈوز کرتی ہیں تو حکومت کے اپنے حکومت نے جو لیجسلیشن لانی ہونا وہ لا سکتے ہیں. اگر کانسٹیٹیوشنلی اگر یہ لیجسلیشن صرف میجورٹی سے پاس کروانی ہوتی تو ہم لا چکے ہوتے. اس کے لیے ہمیں فل میجورٹی آف دا ہاؤس 2/3 میجورٹی آف دا ہاؤس چاہیے جو کہ ہمارے پاس. کیونکہ آپ دیکھیں میں اس کی آپ سے کہہ رہا ہوں اس وقت جب ہم نے پروگرام شروع کیا تو آپ لوگوں نے خود آپ کہتے ہوئے سنے گئے کہ یہ ہمارے ساتھ جو انصاف ہو رہا ہے اس پہ انتقام کی بو آتی ہے, تو پھر ایسا نظام بنا لیں جس میں آپ لوگوں کو نہ ان کو خرچہ نہ ان کو خرچہ. ہر جمہوری انتقام کی جھلک نظر آ رہی ہے. عرض یہ ہے کہ ہم حاضر ہیں, ایسا سسٹم بنائیں گے, بنانا چاہیے, ہم بھی بنائیں گے اور بنانا چاہیے, اور ہر گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے ایز اے صاحب اب ظاہر بات ہم 2018 میں الیکشنز ہونے ہیں. یہ جو اس وقت سیاسی ہلچل سی پائی جاتی ہے, جیسے تصویر ہونے کی آپ نے بات کی, لیک ہونے کی, اور آپ نے اس کے سیاسی ہمیں تناظر بتایا کہ بڑی خصوصی اہمیت بھی بات اختیار کر دیتی ہے. یہ جو سیاست ہے ابھی آپ کو ایسی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بالکل ایسے چلے گی, یہ اپنی مدت پوری کریں گے. یہ ساری پارٹیز جو آج ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور گالی گلوچ کر رہے ہیں یہ سارے حکومتوں کے اندر موجود ہیں اور یہ اپنی مدت ساری پوری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی احتساب کی بات کر رہے ہیں, انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں, ابھی ان کے پاس 8 موجود ہے. یہ انتخابی اصلاحات کیوں نہیں کر رہے, اس میں سنجیدگی ظاہر کیوں نہیں کر رہے؟ مؤثر احتساب کے لیے دیکھیں آج اسلام آباد کی طرف لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, یکجنسائی ہو رہی ہے دنیا کے اندر. جب آپ سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, کیا تصویر جاتی ہے آپ کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھے نا سب جوڑیں, لیکن جو پارلیمنٹ سے ٹی او ایف نہیں بنا سکتی پاناما لیکس پہ, اس سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائے گی. میرا خیال جب تک پاکستان کے سیاستدان سنجیدگی ظاہر نہیں کریں گے پاکستان میں انتشار رہے. یہ جو سیاسی طور پہ آپ کو جو اس وقت جو پوزیشننگ ہمیں دکھائی دے رہی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی ایک پوزیشن اختیار کی ہے. ابھی ہم نے دیکھا صدر صاحب کے خطاب کے دوران جو پیپلز پارٹی نے جس طرح ریئیکٹ کیا, پی ٹی آئی کا obviously ایک اپنی پوزیشن رہی ہے, پی ایم ایل این بھی ذرا سختگیر موقف اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. واپس لوٹ کے گئے نا اپنے کارکن کے لاہور میں سیاسی کارکن بیٹھے ہیں, آخری وقت میں سیاسی کارکن کیوں یاد آتے ہیں؟ کیوں جی ذہین صاحب آخری وقت میں سیاسی کارکن کیوں یاد آتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس طرح نہیں ہے. کارکن ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنی لیڈرشپ کو یاد ضرور کرتا رہتا ہے. اب لیڈرشپ کب یاد کرتی ہے؟ جب لیڈرشپ کب یاد کرتی ہے, یقیناً جب لیڈرشپ کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو یہ اس وقت میرے جیسا جاہل آدمی تو جا کے قدیر خان کی جگہ نہیں لگ سکتا نا جی, صرف اس لیے کہ میں 10 بار جیل گیا ہوں, میں نے بڑی تکلیف کاٹی ہے. وہ لوگ اسٹرگل کے لوگ ہیں. اب ذہین قادری صاحب خواہ کچھ بھی کہیں, میں جنرل مشرف کے مشکل دور میں پارٹی کا ترجمان دیکھتا تھا, اس کے بعد جس پوزیشن کی مجھے توقع تھی کوئی نہیں ان کی پارٹی نے نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے تو نہیں جواب دیں گے کہ کیوں نہیں دی. وہ کیا فقیر ہے مسئلے حدیث سے وہ رندے بادہ خار اچھا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات نہیں. اور چیمہ صاحب کا بھی یہی المیہ ہے. چیمہ صاحب کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شخص سیاسی کارکن ہے, اس نے صرف ضرورت کی تھی کہ پارٹی کے اندر انتخابات ہو رہے تھے تو انہوں نے جاوید ہاشمی کے خلاف نامینیشن جمع کرائے تھے. یہ بھی کریڈٹ میرے لیڈر کو جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کو فائنل کر دیا. اس کے بعد ایک نظام دیا نا, ایک نظام دیا. دوسری ایک گزارش ایک اور ہے کہ پچھلے 4 سال سے ہماری لیڈرشپ تو ہمارے احتساب کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا احتساب کے حوالے سے جو ہم نے صحیح چلا کے ایک عدالت کے کٹہرے تک لیں گے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اس کے بعد آپ یہ اپریشیٹ تو کریں گے نا. یہ بلا صاحب کے 4 دفعہ پیش ہوئے شروع ہوگا اور اس کے بعد اب کوئی نہیں بچا. اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے دونوں بیٹے احتساب کے لیے پیش ہو رہے ہیں. یو اپریشیٹ اٹ. ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے. پہلے تو آپ لوگ کہتے تھے سسٹم تو ہونا چاہیے, اور پہلے تو نہیں ہوتا تھا. اور عمران خان صاحب کو پیش ہو جانا چاہیے. کریڈٹ ہمیں جاتا نا 21 سال لگے, 21 سال آج تک عمران خان کو پارٹی وہاں نہیں عدالت میں وہ پیش نہیں ہوتے تو پارلیمنٹ میں جانا. یہ میں عدالت میں وہ پیش نہیں ہوتے,
बिल जला देते हैं, बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस की, कहते हैं जी पैसे मत बनाओ। 5 साल से या 4 साल से सर मैं खुद पार्लियामेंट जाता हूँ, बजट खान साहब ने बजट स्पीच नहीं की। पार्लियामेंट एक तरफ इमरान खान अकेले एक तरफ और पीटीआई एक तरफ, बजट स्पीच नहीं की। जितनी सियासी और जमहूरियत के लिए जितनी कंट्रीब्यूशन इन 4 साल के अंदर पीटीआई और इमरान खान ने किया, अनवर साहब तारीख गवाह रहेगी पाकिस्तान की कि ये एक टर्निंग पॉइंट और असल मानों में एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, जिसके अंदर इमरान खान और पीटीआई का किरदार जो है वो आने वाली नस्लें जो याद रखें। देखें ईवान के अंदर डिफाइनिंग मोमेंट है। देखें ईवान के अंदर जो अपोजिशन है वो पीपल्स पार्टी है, लेकिन मैदानों में अपोजिशन तहरीक इंसाफ। लेकिन वैसे पार्लियामेंट में खान साहब को बजट स्पीच कभी चाहिए। इसलिए कहा कि अगर देखें खान साहब की सियासी तारीख की जो बेहतरीन तकरीर है वो दोनों पार्लियामेंट की हैं, खान साहब तवज्जो दें पार्लियामेंट में और पेशरफ्त करें इंतखाबी साहब पे, ताकि आने वाले इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमतों के बाद दोबारा धांधली का रोना न रहे। अच्छा, जिनसे चूंकि आप पॉलिटिकल वर्कर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी करेंगे, बड़े बड़े लोग पीटीआई में पंजाब में शामिल हो रहे हैं, आपके लिए थ्रेटनिंग है? डॉक्टर फिरदौस आशिक कमान साहबा शामिल हो गई, नजर गोंदा साहब हो गए, नजीम अफजल चंद साहब की भी शुनीद है, कायरा साहब ने आज डिनाई कर दिया, उनकी भी हवा उड़ रही थी। प्रॉब्लम ये है, देखिए उनको सबको नजर आ रहा है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो थे वहां से वो काउंसिलर भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया है। तकरीबन बिलावल साहब लाहौर में 3 सूबों से वहाँ वो 8-10 लोगों के साथ माशाल्लाह अफ्तारी कर रहे हैं, अंग्रेजी में उर्दू बोलेंगे और तशरीफ ले जाएंगे, हमारा प्रॉब्लम नहीं। अर्ज ये है कि लोग ये जान रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी का हाल हुआ अभी बल्दियाती इलेक्शन में, और जो रास्ता नहीं है उनके पास, तो वो ऑब्वियसली कह रहे हैं कि लेट्स गेट टुगेदर। अब वो मतलब साइज बहुत बड़ा हो गया पीएमएलएन का। बल्दियाती इलेक्शन में 13,000 में से आप 800 के करीब सीटें जो बाकी लोगों ने जीती है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 100 भी नहीं जीती, नॉट इवन 100, इसलिए ऑल ओवर पंजाब 13,000 में से। तो अब लोगों को समझ नहीं आ रही, और इससे जाहिर हुआ कि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं थे वहां। अब देखिए ना, अगर वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल लोग होते, अब नजर गोंदा साहब कभी पीपल्स पार्टी का हार्डकोर नहीं रहे, फिर फिरदौस आशिक कमान साहब पहले पीएमएलएन में थी, फिर उसके बाद वो क्यू में गई, फिर वो उसके बाद पीपल्स पार्टी में गई, फिर उसके बाद वो अब तहरीक इंसाफ में गई। इन्होंने ले लिया, बिठा दिया, सिर का ताज है। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब है, अलीम खान साहब है। तो देखें, जो हम पे पिन पॉइंट किया जा रहा था कि हम खराब हैं और ये सियासत की कल को ठीक करने जा रहे हैं, उसके लिए इन्होंने जो जाम लिए हैं वो वही पुरानी नई तो कहते थे मैं आपको बताता हूँ। अब एक जवाब गुजारिश है, एक तो आपने सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम नहीं था क्योंकि अखबार में उनका नाम आ गया, चंद लोगों का नाम अखबार में आएंगे जो नाम आपने दिए, सिर्फ एक अखबारी एक खबर है। इस तरह के बहुत जो लोग जिन लोगों का नाम आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएमएलएन के भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते में और भी दूसरी जमातों के बहुत सारे लोग हैं। मैं दोस्तों को मुश्किल में नहीं करना चाहता, इस वक्त देखें जीआईटी के फैसले के बाद पूरी कौम उनको थोड़ी बहुत कोई थोड़ा वो भी क्लियर हो गया मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत के हवाले से। इसलिए इस वक्त जो सबसे पॉपुलर और जो एक ही क़यादत जिससे कोई उम्मीद है इस कौम को, वो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ है। इसलिए आप आने वाले वक्त असल सुनामी देखेंगे, नून लीग, पीपल्स पार्टी, हर पार्टी। 18 में नहीं थी। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये आप किस तरह देखते हैं ये जो अलाइनमेंट्स हो रही हैं, लोगों का जाना, बिल्कुल लास्ट क्लोजिंग कमेंट है, पंजाब की सियासत पर इसका असर पड़ेगा? देखिए पंजाब पे असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, पंजाब में समझता हूँ 2018 के इलेक्शन है ना, असल इलेक्शन जो होगा पख्तूनख्वा के अंदर होगा। अच्छा, सिंध फिर पीपल्स पार्टी के पास चला जाएगा। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून बहुत स्ट्रॉन्ग है। बलूचिस्तान में जिस तरह मखलूत गवर्नमेंट बनी है, असल इलेक्शन जो होगा पख्तूनख्वा, और वो आपका टेस्ट होगा, उनका टेस्ट होगा। चले, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सियासी तारीख है, दोबारा वोट नहीं दिया उन्होंने। आप जो जेएटी की बात कर रहे हैं, जेएटी का सर ये इसके बाद फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मैं कोई बड़ा अपसेट नहीं होता देख रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए, और पाकिस्तान के इर्द गिर्द आपका दुश्मन आपको घेरा डाल रहा है। और मैं ये भी कह दूं बिल्कुल कि आपके इकोनॉमिक के कॉरिडोर के इर्द गिर्द भी खतरात जी है ही वो, आपके जो लोग पोलिटिकल स्टेबिलिटी, मैंने अर्ज की थी सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर पोलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। अगर इस मुल्क की लीडरशिप यही नहीं समझ रही कि इतना बड़ा इमर्जिंग पीरियड पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आया है और वो पोलिटिकली इंस्टेबल करना चाह रहे हैं मुल्क को, तो इसका मतलब है वो सीपैक को डैमेज करने कैटेगरी आप एंगेज करें ना, करते हैं कि रोजगार
उमर चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, सईद कादरी साहब, तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अफ्तार के बाद हमारी दावत पे लाहौर स्टूडियो से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने हमारा लाहौर से स्पेशल प्रोग्राम देखा, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, जो मुल्क की सियासत पर इशूज डोमिनेट कर रहे हैं, उस पर हमने गुफ्तगू सुनी। हर किसी की अपनी आरा है, जो नताइज आपने खुद अखज़ करने हैं। फीडबैक हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल रात 8:05 पर आपसे पीटीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को पीटीवी लाहौर से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।